Hello and welcome back, students, to my next class and the subject of business laws, जहां पर हम कर रहे थे हमारा टॉपिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और जहां पर पिछली दो क्लासेस में हमने देखना चालू कर दिया था उसका थर्ड लेग यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट लेग ऑफर, सेकंड लेग एक्सेप्टेंस, थर्ड लेग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और उसका रिवोकेशन। ये हमारे थर्ड पार्ट में आ रहा है। इस पार्ट के सबसे पहली क्लास में क्विकली रिवाइज करा रहा हूं। इस टॉपिक के थर्ड लेग के सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ हुआ मान लिया जाएगा। एक ऑफर को तब कम्युनिकेट हुआ हुआ मान लिया जाएगा जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाएगा जिसे आप ऑफर दे रहे हैं, यानी कि ऑफरी के नॉलेज में आने पर ऑफर कम्युनिकेट हुआ हुआ मान लिया जाएगा। उससे पहले वो कम्युनिकेट हुआ हुआ माना नहीं जा सकता। तो जब वो टाइम हमें पता पड़ जाएगा कि कब वो सामने वाले प्रपोजी के नॉलेज में आया या ऑफरी के नॉलेज में आया, उसी के बाद तो एक्सेप्टेंस का एक्ट वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। यस, सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा? जब वो सामने वाले ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा। ये हमने समझा था और पहले दिन इससे रिलेटेड काफी बातें डिस्कस की थी। सेकेंड डे यानी कि कल हमने देखा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा। क्विकली याद कराया था मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि अभी तक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भैया, सभी के नॉलेज में आना जरूरी है। चाहे वो पोस्टल केस हो, चाहे वो ईमेल वाला केस हो, चाहे वो टेलीफोन वाला केस हो, चाहे कोई भी केस हो, सामने वाले की नॉलेज में आना जरूरी था। जबकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए अलग अलग रूल चलते हैं। कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट माना जाएगा? इन पोस्टल केस हमने क्या देखा था? इन पोस्टल केस ऑफरर के अगेंस्ट तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तभी पूरा हुआ हुआ मान लिया जाएगा when the letter of acceptance is posted into the letter box or speed post और registered post या फिर कुरियर में डाल दिया गया, तो उसी समय से इस बंदे के लिए, ऑफरर के लिए, तो उसी समय से ये पूरा हुआ हुआ मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है। whereas ऑफरी या एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सही में ऑफरर के पास में पहुंच जाएगा, तब ये उससे बाउंड होना चालू होगा। when it is actually received by the proposer। तो पोस्टल केस में तो ये था। और इसमें हमने एक बात और देखी थी। क्या देखी थी? गोल्डन रूल। और क्या देखा था? देखा था कि इफ लेटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांजिट इट डजंट मैटर एट ऑल, क्यों ऑफरर उससे फिर भी बाउंड होना चालू रहेगा, हो जाएगा। देखा था या नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था। इट इज इमटेरियल वेदर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द अदर पार्टी और इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। Thus the golden rule, offerer becomes bound by the contract the moment acceptor posted the letter of acceptance into the letter box। but जरूरी क्या थी? तीन बातें थी। वो लेटर जो है, it must be correctly addressed, it must be adequately stamped and it must be duly posted। correctly addressed, adequately stamped and it must be duly posted। सही में पोस्ट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें होते ही तो क्या हो जाता है? एक्सेप्ट ऑफरर बाउंड हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसके लिए पूरी हुई भी मान ली जाती है। और एक्सेप्टर के लिए कब एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मान ली जाती है? जब वो लेटर सही में ऑफरर के पास में पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, जब ये जो पोस्टल वाला रूल है ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के केसेस में, जैसे कि टेलीफोन हुआ, फैक्स हुआ, ईमेल हुआ, इन सब केसेस में अप्लाई नहीं करता है। इन सब केसेस में
कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ माना जाता है? जब वो एक्सेप्टेंस सही में ऑफरर को मिल जाती है, उस केस में वो एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाती है और तभी से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ माना जाता है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस केसेस हैं इनमें अलग रूल्स चलते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से कल समझा दी थी नोट नंबर 1 में। आइए आज मैं आपको इसका एक बचा हुआ पार्ट जो है वो पूरा कराता हूं। नोट नंबर 2, काइंडली सी नोट नंबर 2। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। और केस लॉ कौन सा रेफर किया गया है? एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। देखिए, जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर रहे थे बच्चों, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से लागू हुआ इंडिया में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। 1872 कौन सा समय है बच्चों? आजादी से पहले का समय है। तो आजादी के पहले का समय है तो किसकी हुकूमत चल रही थी? अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। तो अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी तो काफी हमारे रूल्स रेगुलेशन लॉज इंग्लिश लॉज के ऊपर बेस्ड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कोई अपवाद नहीं है, लेकिन जगह जगह पर चेंजेस आते हैं उनके लॉज में और हमारे लॉज में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था अपन ने, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? याद करने की कोशिश कीजिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, but they are a relationship resembling as if it is a contract, and they are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of other party. Like for example, finder of goods को कोई चीज पड़ी हुई मिल जाती है रास्ते में, तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स और जो उस गुड्स का ओरिजिनल ओनर है वो दोनों आपस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं कि अब फाइंडर ऑफ गुड्स को वो चीज उसके ओरिजिनल ओनर को रिटर्न करनी ही पड़ेगी। और इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड क्वासी यूज लिया गया है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी वर्ड क्वासी को तो यूज लिया ही नहीं गया है। कौन सा वर्ड्स यूज लिए गए हैं? रिलेशन रिजेंबलिंग एज इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ चीजें वहां पर जुदा हैं और हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग तरीके से काम करती हैं। तो ऑलरेडी जैसे आपके मॉड्यूल में दिया गया है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। ठीक है, और कौन सा केस लॉ दिया गया है? एंटोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। पर इंडियन लॉज अलग तरीके से इस मामले में काम करेंगे। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, केस लॉ भगवान दास वर्सेस मैसर्स गिरधारी लाल। हम तो इंडिया में बैठे हैं तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और हमारे यहाँ के जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस यानी कि केस लॉ में क्या जस्टिस क्या डिसीजंस दिए गए हैं उनके बेसिस पे हमें इंटरप्रिटेशन करना होगा चीजों का। तो अब देखिए, इंडियन केस लॉ इस इंग्लिश केस लॉ से अलग बात करते हैं। इंग्लिश केस लॉ बोलता है, देखिए एक पार्टी तो बैठी है जोधपुर में, एक्स जोधपुर में रहने वाली है और वाई दिल्ली में रहने वाली है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में एक ऑफर और एक्सेप्टेंस का खेल चला और यहां पर एक्सेप्टेंस का लेटर जो था वो दिल्ली में पोस्ट किया गया। एक्स ऑफ जोधपुर ने वाई ऑफ दिल्ली को एक ऑफर दिया, वाई ने उस लेटर को कहां पर पोस्ट किया? दिल्ली में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया। तो अब यहां पर कौन सी जगह वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ माना जाएगा? जोधपुर में या फिर दिल्ली में? सबसे पहले तो ये समझो कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस भी जगह पे वो
कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा, जिस भी जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा उस वाली जगह के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, उस वाली जगह के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन? यानी कि जोधपुर के कोर्ट्स, मान लो एक्स और वाई में उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहां के कोर्ट उस केस को डील करेंगे? क्या जोधपुर के कोर्ट्स को वो जुरिस्डिक्शन मिलेगा? आया जुरिस्डिक्शन का मतलब समझ में? क्या जोधपुर के कोर्ट्स के दायरे के अंडर आएगा कि उसको राइट मिलेगा इस केस को ट्रीट करने का, या दिल्ली के कोर्ट्स इस मैटर को ट्रीट करेंगे? क्योंकि एक पार्टी तो जोधपुर में बैठी है, दूसरी पार्टी दिल्ली में बैठी है, तो क्या जोधपुर के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन लगेगा उस केस को? केस कहां फाइल होना चाहिए, जोधपुर में या दिल्ली में? ठीक है, ये आ जाता है कौन से कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, अब इंग्लिश केस लॉ के हिसाब से तो द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस कहां पर जाके यहां पर रिसीव हो रही है? यहां पर रिसीव हो रही है इंग्लिश केस लॉ के हिसाब से तो। जबकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भगवान दास वर्सेस मेसर्स गिरधारी लाल क्या बोलते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज, ये रिसीव्ड की जगह क्या आपको बोल देना है? वेयर द एक्सेप्टेंस इज गिवन। ठीक है, एक्सेप्टेंस कहां पर गिव की जा रही है? एक्सेप्टेंस तो दिल्ली में गिव की जा रही है। गिवन एक्सेप्टेंस इज गिवन इन दिल्ली, सो कोर्ट्स इन दिल्ली वुड हैव द जुरिस्डिक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दोनों पार्टीज चाहेंगी कि मेरे यहां पर कल को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यहाँ पर डिसाइड करेंगे, और कल को ये बोल दे कि मेरे यहाँ, ये भी तो चाहेंगे कि दिल्ली में। नहीं तो एक पार्टी को हर बार कोर्ट्स केसेस इंडिया में तो आप जानते हैं सालों साल खिंच जाते हैं कई बार, तो क्या हर बार इस पार्टी को यहां से यहां आना पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो दोनों पार्टीज चाहेंगी। देखिए आगे मैं आपको बता देता हूं आगे के लिए कि दोनों पार्टीज को हालांकि ये अधिकार मिलता है कि वो चाहें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही उसमें एक जुरिस्डिक्शन क्लॉज डाल लें कि कहां की कोर्ट्स को ये राइट होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट वी विल द कोर्ट्स इन जोधपुर, यदि दोनों जोधपुर के लिए एग्री कर रही है तो जोधपुर मान लिया जाएगा, यदि दोनों दिल्ली के लिए एग्री कर रही है तो दिल्ली भी मान लिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई बात मेंशन नहीं की गई है तो फिर किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा? तो फिर ऑटोमेटिकली इंडियन केस लॉज के हिसाब से, इंडियन जो हमारा इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से, जहां पर एक्सेप्टेंस दी जा रही है वहां पर ही मान लिया जाएगा कि उस जगह के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है। तो काइंडली आप लोग भगवान दास वर्सेस मेसर्स गिरधारी लाल का भी ये एक केस लॉ नोट कर लीजिए, विच इज एन इंडियन केस लॉ, और इसके हिसाब से द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड, ये लिख लीजिएगा, एज पर भगवान दास वर्सेस मेसर्स गिरधारी लाल विच इज द इंडियन केस लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। बाबा समझ में आया आपको ये पॉइंट, जुरिस्डिक्शन का पॉइंट? क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर बना हुआ माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट उस जगह पे बना हुआ माना जाएगा हमारे इंडियन लॉज के हिसाब से तो जहां पर एक्सेप्टेंस इज गिवन। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये अब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ माना जाएगा, पोस्टल केस में और इंस्टेंटेनियस केस में चीजें कैसे अलग चलेगी, और हमने ये भी देखा कि केस की कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहां पर ट्रीट होगा, कौन से कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा, कहां पर कॉन्ट्रैक्ट को, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ मान लिया जाता है वहां पर उस जगह के लोगों का, उस जगह के कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन मान लिया जाता है। तो इसी के साथ में हमने हमारे लेग नंबर 3 का पहला पार्ट तो फिनिश कर लिया। पहला पार्ट क्या फिनिश कर लिया? पहला पार्ट फिनिश कर लिया दैट
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा। अब हम इस पार्ट नंबर 3 जो हमारे चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का है, इसका दूसरा लेग चालू करते हैं, दूसरा पार्ट चालू करते हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि ऑफर कब तक आप वापस ले सकते हैं और एक्सेप्टेंस आप अपनी कब तक वापस ले सकते हैं, कब तक ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, अरे नहीं भैया मेरा ऑफर इज नो मोर वैलिड, और एक्सेप्टेंस को आप कब तक रिवोक कर सकते हैं। बहुत सिंपल रूल्स हैं, यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रपोजल ध्यान से पढ़िए, आइए मेरे साथ में। द प्रपोजल या ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर। ऑफर कौन देता है भैया? ऑफरर ऑफर देता है। किसको? ऑफरी को ऑफर देता है। तो रिवोक करने का अधिकार भी किसका होगा? ऑफर वापस लेने का अधिकार भी किसका होगा? ऑफरर का ही होगा। तो कौन रिवोक कर सकता है? ऑफरर ही रिवोक कर सकता है। सो द प्रपोजल may be revoked by the offerer at any time before the communication of its acceptance is completed as against the offerer, but not after that. आइए वापस पढ़ते हैं। ऑफरर तब तक अपना ऑफर रिवोक कर सकता है जब तक कि at any time before the communication of its acceptance is complete as against the offerer। समझने की कोशिश करो, पोस्टल केस में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्स ने वाई को कुछ ऑफर दिया और वाई उसे वापस एक्सेप्ट कर रहा है, तो a proposal may be revoked by the offerer at any time before the communication of its acceptance is completed as against the offerer. The communication of acceptance will be completed as against the offerer as soon as the letter of acceptance is put into the letter box. As soon as the letter of acceptance is put into the letter box, उसी समय इस बंदे के लिए तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मान ली जाएगी या नहीं मान ली जाएगी। और इस बंदे के लिए कब एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाती है? जब ये लेटर सही में यहां पर पहुंचता है। तो ऑफरर कब तक अपना ऑफर वापस ले सकता है? जब तक कि इसके ऑफर के अगेंस्ट, देखिए एक्सेप्टेंस अलग अलग टाइम पे पूरी हुई भी मानी जाती है ना, इसके लिए तो तभी मान ली जाती है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इनटू द लेटर बॉक्स। तो जब तक एक्सेप्टेंस इसके लिए पूरी हुई भी नहीं मान ली जाती है, उससे पहले इसे अपना ऑफर रिवोक करना पड़ेगा, नहीं तो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाएगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो फिर ये कुछ नहीं कर सकता है। वेरी क्लियर और नॉट? तो देखिए लैंग्वेज वापस पढ़ते हैं। द प्रपोजल में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर हिमसेल्फ। जब इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करो, जब तक उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हुआ हुआ मान लिया जाता है, उससे पहले वो ऑफर को रिवोक कर सकता है। ठीक है, इसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरा मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मान ली जाएगी? जब लेटर बॉक्स में चला जाएगा तभी मान ली जाएगी। तो इसे अपना ऑफर वापस खींचना है, वापस रिवोक करना है, तो ये लेटर बॉक्स में जाने से पहले करना होगा या नहीं करना होगा? Before the communication of its acceptance is completed as against the offerer। ये पॉइंट समझ में आ गया? जिसके लिए एक्सेप्टेंस, भाई जो ऑफर दे रहा है उसी के अगेंस्ट जब एक्सेप्टेंस पूरी हो जाएगी उससे पहले उसे करना है। सो इन केस ऑफ ऑफर बाय पोस्ट द प्रपोजल मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर at any time before the letter of acceptance is posted by the offeree। समझा दिया गया है आपको। आइए अब दूसरा, अब अपन रिवोकेशन ऑफ ऑफर कर लिया कि ऑफर कब तक खींचा जा सकता है, अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस कौन देने वाला है भैया? एक्सेप्टेंस ऑफरी या एक्सेप्टर देने वाला है।
एक्स ने वाई को कुछ ऑफर दिया तो ये ऑफरर और ये ऑफरी। अब इसने मान लो एक्सेप्टेंस दे दी तो ये बन जाएगा एक्सेप्टर। तो अब एक्सेप्टर ने अपना लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया तो इमीडिएटली ये तो बाउंड होने लग जाएगा। अब ये अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता है। लेकिन ये कब बाउंड होने लग जाएगा, कल हमने क्या पढ़ा था, इसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मानी जाएगी, जब ये लेटर सही में ट्रैवल करके यहां तक पहुंच जाएगा, तब ये इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जब तक एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी नहीं मानी जाती तब तक इसे अधिकार मिलता है कि ये अपनी एक्सेप्टेंस, दी हुई एक्सेप्टेंस को वापस खींच ले, रिवोक कर ले। फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, जो भी दे रहा है ऑफर देने वाला, तो जब तक उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती तब तक ऑफर रिवोक कर ले, और एक्सेप्टेंस देने वाला जब तक उसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई भी नहीं मान ली जाती वो भी वापस तब तक अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। सिंपल है ना, कनेक्ट करने की जरूरत है। सो एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी और एक्सेप्टर, यानी कि ये पर्सन, इसके लिए एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा हुआ माना जाएगा, जब ये लेटर सही में यहां पर पहुंचेगा। दैट इज बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। तो ये कोई स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से यहां पर वापस बोल देगा या चिट्ठी भेज देगा, स्पीडियर मोड यूज करते हुए कि भैया मेरा एक्सेप्टेंस आप मत मानना। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो थे नियम प्रपोजल और यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन के नियम। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक केस लॉ देते हुए आपसे पूछा जा सकता है, केस देते हुए, डेट्स देते हुए, कि अब बताओ कि भैया ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस रिवोक कर ली गई, इतनी तारीख को कर ली गई। बात समझ में आई? तो आपको उसमें इन नियमों का ध्यान रखते हुए दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ भैया कब कैसे क्या। ठीक है, तो अब इसके साथ में हम लोग अपनी आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एक रिवोकेशन को करने के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। रिवोकेशन यानी कि एक ऑफर को, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी एक ऑफर वापस लेने के, या कई बार लॉ के कारण भी या सिचुएशन के कारण भी ऑफर खत्म हो जाता है, रिवोक हो जाता है, लैप्स हो जाता है या फिर वापस ले लिया जाता है। तो मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या क्या रहेंगे ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परंतु करंट क्लास में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऑफ एंड एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कहां पर पूरा हुआ मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहां कंक्लूड हुआ मान लिया जाएगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट्स का लगने वाला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दोनों पार्टीज लड़ेंगी ना, अरे नहीं जोधपुर में केस करते हैं, नहीं दिल्ली में केस करते हैं, तो भैया लॉ के हिसाब से कौन सी कोर्ट्स को अधिकार है उस केस को ट्रीट करने का। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर कंक्लूड हुआ मान लिया जाएगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर करंट क्लास। आप में से काफी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना के भेजे हैं, काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स तो इतने अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी इनपुट डाल दे रहे हैं नोट्स में, और कई स्टूडेंट्स को मुझे रिमाइंड भी कराना पड़ रहा है कि भैया नोट्स कहाँ हैं आपके। ठीक है, तो आशा करता हूं आप भी बहुत जल्दी सेकंड कैटेगरी वाले फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। यस, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट।